नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए साथियों, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। और साथियों, ये संघर्ष की राह है, इस पर हम लोग चलते रहें, रुके नहीं, थकने का प्रयास नहीं करें। क्योंकि देखिए, यदि आपने 3-4 महीने पढ़ा और आपने 1 महीने ना पढ़ा तो दोनों ही समझ लीजिए बराबर हो गया मामला। हमारी कंटिन्यूटी बननी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम क्या होता है कि ये टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, ये एग्ज़ाम बड़े लेवल के होते हैं, लेंथी सिलेबस होता है। तो कहीं ना कहीं हमें रिवीजन करते रहना चाहिए। यदि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें समस्या आनी शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं साथियों? और क्लास को शेयर कर दिया करें। आप लोगों के बलबूते पे ही हम लोग खड़े हैं, है ना। आप लोगों के सपोर्ट है तभी हम लोग हैं। जैसा आप लोग सपोर्ट करेंगे हम भी वैसा ही सोचेंगे जीवन में। वरना साथियों, हम लोगों ने तो सोच लिया है हमने कि आप लोगों के लिए जो भी देना है बेहतर देना है, और पूरी तरीक़ा से तन मन धन से आपको क्या करनी है, पूरी तरीक़ा से सेवा करनी है। जो लोग समाज के हाशिए पर खड़े हैं, समाज ने उनको हाशिए पर पहुंचा दिया है, ऐसे लोगों के लिए हम तत्पर तैयार हैं। क्योंकि साथियों, हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं वर्गों में से आते होंगे, तभी हम लोग इतना कुछ सोच रहे हैं। वरना साथियों, कोई आज के ज़माने में सोचने वाला नहीं है। तमाम कोचिंग वाले ऐसे हैं, भाई साहब लाइए, इतने रुपया दीजिए, 10,000, 20,000। भाई साहब, मैंने खुद देखा 33, 34 हज़ार रुपया के कोर्स दे रहे हैं। भाई हद है भाई इन लोगों से। मैंने भाई, तुम इसका मतलब समझ रहे हो? सिर्फ वो अपना ही जानते हैं। 2-3 वीडियो देंगे आपको यूट्यूब पर, वो कह देंगे कि गुरुजी के बाल को बस है वो काम। उनका सीधे सीधा हिसाब है, डेमो है, और भैया डेमो के बाद तुरंत आप एनरोल कीजिए, बैच में आ जाइए। साथियों, अगर भविष्य में अगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ, यदि हमने साथियों अपनी एप्लीकेशन बनवाया कोचिंग के नाम से, तो साथियों ये समझ लीजिएगा कि हमारे द्वारा आपको न्यूनतम पैसे में, न्यूनतम से न्यूनतम, जितने आप अंदाजे भी नहीं लगा सकते, इस देश में उस लेवल तक मैं हायर शिक्षा को लेके जाने वाला हूँ। समझे? मैंने ये सोच रखा है कि मैं वो सब कुछ करूँगा जो जितने भी कोचिंग इंडस्ट्री है वो नहीं कर पाएगी, हमारे बराबर नहीं पहुंच पाई। क्योंकि हमें पैसा नहीं कमाना है भाई, हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाना है, हमें हक अधिकारों की मांग करनी है, हमें इसलिए अपनी सब्जेक्ट पर कमांड करनी है और बच्चों के लिए भी करवानी है। तो आप लोग साथियों सपोर्ट बना रखें। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि गुरुजी के लिए सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्यारा सा एक कमेंट वीडियो के नीचे शेयर कर दिया करें कमेंट को। ठीक। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेनिन के बारे में आज हम लोग जानते हैं। लेनिन के बारे में 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। प्रयास करूंगा मैं लेनिन को इसी वीडियो में समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, टॉपिक डालिए साथियों, लेनिन। लेनिन लेनिन का जो जन्म हुआ साथियों 1870 ईस्वी से लेकर के ये 1924 ईस्वी तक इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा, जीवन कार्यकाल रहा साथियों। ठीक है भाई। तो जो लेनिन थे, इनका जो जीवन काल रहा वो 1870 ईस्वी से लेकर के 1924 ईस्वी तक रहा। क्लियर है? जो लेनिन थे साथियों, लेनिन का जन्म जो हुआ था, मैंने आपको बताया कि 1870 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था वो रूस में हुआ था। रूस में एक स्थान है उलियानोवस नामक स्थान। उलियानोवस नामक स्थान पर रूस में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था लेनिन का। लेनिन जो थे, लेनिन के पिताजी जिला विद्यालय निरीक्षक थे।
DIOS, समझ रहे हैं? DIOS जो TGT PGT से आप जो इंटर कॉलेज में जाएंगे, जो इंटर कॉलेज में जो संपूर्ण जिले का जो मालिक होता है, जो चेक करता है प्रत्येक कॉलेज को, निरीक्षण करता है, वो थे जिला विद्यालय निरीक्षक, DIOS, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। तो लेनिन के जो पिताजी थे वो जिला विद्यालय निरीक्षक थे। लेनिन के भाई साहब 6 भाई थे। लेनिन कितने भाई थे? लेनिन हर कितने भाई थे? तो 6 भाई थे। सभी के सभी किस में लगे हुए थे? सभी के सभी रूसी क्रांति में लगे हुए थे। सभी के सभी साथियों रूसी क्रांति में लगे हुए थे, 6 के 6 भाई। समझ रहे हैं आप मेरी? तो सभी के सभी 6 के 6 भाई किस में लगे हुए थे? रूसी क्रांति में लगे हुए थे। इस समय रूस में जो शासन था साथियों, वो जारशाही का शासन था। जारशाही शासन चल रहा था और निरंकुश शासन चल रहा था। जारशाही जो शासक था इस समय वो अलेक्जेंडर तृतीय था। तो मैंने आपको बताया कि रूस में इस समय क्या था? जारशाही शासन था। जारशाही निरंकुश शासन था और जारशाही शासक कौन था? तो अलेक्जेंडर तृतीय था। लेनिन के जो बड़े भाई थे, लेनिन के जो बड़े भाई थे, उन्होंने अलेक्जेंडर तृतीय की यानी जारशाही शासक की हत्या करने का प्रयास किया। हत्या करने का प्रयास किया, उनकी निरंकुश शासन से तंग आकर के हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो क्या रहे? असफल रहे। भाई साहब असफल रहे। यदि आप राजा की हत्या करना चाहें, राजा की हत्या करना चाहें और आप रहें भाई साहब असफल, आप रह जाएं असफल, तो क्या राजा आपको छोड़ देगा? है? क्या राजा आपको छोड़ देगा? कि ना भैया। तो ऐसा ही हुआ। तो जो जारशाही शासक था उस समय का अलेक्जेंडर तृतीय, उसने लेनिन के जो बड़े भाई थे, जो हत्या करने का प्रयास किया था अलेक्जेंडर तृतीय की, अलेक्जेंडर तृतीय ने उनको क्या कर दिया? उनकी हत्या करा दी, उनकी हत्या करवा दी। और भाई साहब जैसे ही लेनिन के बड़े भाई की हत्या हुई, वैसे ही लेनिन से ये सदमा जो है उसको सदमा लग गया। सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, दुख का पहाड़ टूट पड़ा और उन्होंने एक निश्चय किया कि ये जो जारशाही शासन है, जारशाही जो शासन है, उसको उखाड़ फेंकने का निश्चय किया उन्होंने कि हम इसको क्या करेंगे? उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। जो लेनिन थे साथियों, लेनिन रूस में एक दल हुआ करता था, लोकतांत्रिक समाजवादी दल। लेनिन जो थे, लेनिन लोकतांत्रिक समाजवादी दल के क्या थे? नेता थे। लेनिन और लोकतांत्रिक समाजवादी दल के क्या थे? नेता थे। वो क्या चाहते थे? वो तत्काल प्रभाव से जारशाही शासन को क्रांति के माध्यम से समाप्त कर देना चाहते थे। तत्काल प्रभाव से क्रांति के माध्यम से जारशाही शासन को समाप्त कर देना चाहते थे। और साथियों इसी लोकतांत्रिक समाजवादी दल का एक और नेता हुआ था, जिसका नाम था साथियों, जिसका नाम था प्लासीनोवा। तो इसी लोकतांत्रिक समाजवादी दल का एक नेता था प्लासीनोवा। ये जो था, ये तत्काल क्रांति का पक्षधर नहीं था। ये तत्काल क्रांति का पक्षधर नहीं था, इसलिए लेनिन में और प्लासीनोवा में मतभेद हुआ आपस में। भाई दोनों एक ही दल के सदस्य हैं। कौन सा दल है? लोकतांत्रिक समाजवादी दल है ना? लोकतांत्रिक समाजवादी दल है, लोकतांत्रिक समाजवादी दल है। इसके कौन कौन नेता हैं? तो भैया इसके लेनिन भी नेता हैं, लेनिन, और प्लासीनोवा भी हैं, प्लासीनोवा। तो प्लासीनोवा भी हैं, लेनिन भी हैं। लेनिन जो थे, लेनिन क्रांति के माध्यम से क्या करना चाहते थे? क्रांति के माध्यम से जारशाही शासन को क्या करना चाहते थे? समाप्त कर देना चाहते थे। जारशाही शासन को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन भाई साहब ये जो प्लासीनोवा थे, प्लासीनोवा क्रांति के समर्थक नहीं थे। ये क्रांति के समर्थक नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में क्या हुआ? मतभेद हो गया। कहीं ना कहीं इन दोनों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। और जो लोकतांत्रिक समाजवादी जो दल था, ये 2 गुटों में बट गया। ये 2 गुटों में बट गया।
एक बना बोल्शेविक दल और एक बना मेंशेविक दल। एक बना बोल्शेविक दल, बोल्शेविक दल, और एक बना भाई साहब मेंशेविक दल। एक बना मेंशेविक दल। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया साथियों कि रूस में क्या था। रूस में जारशाही शासन था। जारशाही निरंकुश शासन था। जारशाही निरंकुश शासन था। और इस जारशाही निरंकुश शासन के विरोध में यहाँ का जो भाई जारशाही जो शासक था वो कौन था, मैंने आपको बताया अलेक्जेंडर, कौन सा था, अलेक्जेंडर तृतीय था, है ना। तो इस जारशाही शासक अलेक्जेंडर तृतीय जो है, जो निरंकुश शासक है, इसके विरोध में जो लेनिन के बड़े भाई थे, इनकी हत्या करने का असफल, हत्या करने का प्रयास किया और उसमें क्या रहे, वो असफल रहे। जब हत्या करने में असफल रहे तो भाई साहब जो शासक जो है छोड़ेगा तो है नहीं। तो लेनिन के बड़े भाई की करा दी हत्या, किसने, अलेक्जेंडर तृतीय ने। इसका गहरा सदमा पड़ा किस पर, लेनिन पर। तो लेनिन जो था, लेनिन इस जारशाही शासन को या फिर इस अलेक्जेंडर तृतीय को क्या कर देना चाहता था, जारशाही शासन को क्रांति के माध्यम से समाप्त कर देना चाहता था। लेनिन जो था, लेनिन रूस में लोकतांत्रिक समाजवादी दल का नेता था। और लोकतांत्रिक समाजवादी दल का जो नेता था लेनिन, ये क्या चाहता था, ये तत्काल क्रांति के माध्यम से जारशाही शासन को समाप्त कर देना चाहता था। इसी समय लोकतांत्रिक समाजवादी दल का एक और सदस्य नेता हुआ करता था, प्लासीनोवा। प्लासीनोवा जो था वो क्रांति का पक्षधर नहीं था। लेकिन साथियों आगे चल करके लेनिन और प्लासीनोवा में आपस में मतभेद हुआ भाई। जब मतभेद इनों में हुआ तो ये जो लोकतांत्रिक समाजवादी दल था, ये दो गुटों में बट गया। एक तो बना बोल्शेविक दल, एक बना मेंशेविक दल। बोल्शेविक दल का जो नेता बना, बोल्शेविक दल का जो नेता बना, ये बना लेनिन। और मेंशेविक दल का जो नेता बना, ये कौन बना भाई, ये बना अपना प्लासीनोवा। प्लासीनोवा। तो प्लासीनोवा मेंशेविक दल का नेता बना। बोल्शेविक दल का नेता कौन था, तो लेनिन था। लेनिन ने बोल्शेविक दल के माध्यम से ही रूसी क्रांति को अंजाम दिया। लेनिन ने क्या किया भाई साहब, इस लेनिन ने बोल्शेविक दल के माध्यम से ही क्या किया, 1917 यानी रूसी क्रांति को क्या किया, अंजाम दिया। रूसी क्रांति को क्या दिया भैया, रूसी क्रांति को अंजाम दिया। रूसी क्रांति को अंजाम दिया। और इसीलिए साथियों हम रूसी क्रांति को बोल्शेविक दल की क्रांति भी कहा जाता है। रूसी क्रांति को बोल्शेविक दल की क्रांति कहा जाता है। रूसी क्रांति क्या कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो मैंने आपको बताया कि भैया बोल्शेविक दल के माध्यम से 1917 में रूसी क्रांति को अंजाम दिया गया लेनिन के द्वारा। इसीलिए साथियों जब बोल्शेविक दल के माध्यम से रूसी क्रांति को अंजाम दिया गया, और रूसी क्रांति को हम इसलिए बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं साथियों। बात समझ में आ गई। चलिए, लेनिन ने साथियों रूसी क्रांति के माध्यम से मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इस रूसी क्रांति के माध्यम से क्या किया इसने, रूसी क्रांति के माध्यम से इसने क्या किया कि मार्क्सवाद को क्या किया इसने साथियों मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। व्यवहारिक रूप प्रदान किया। तो इसने रूसी क्रांति के माध्यम से व्यवहारिक रूप किसको प्रदान किया, तो मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इसलिए साथियों लेनिन को मार्क्सवाद का व्यवहारिक जनक कहा जाता है। इसलिए साथियों लेनिन को क्या कहा जाता है, लेनिन को मार्क्सवाद का व्यवहारिक जनक कहा जाता है। व्यवहारिक जनक कहा जाता है।
बात इतनी क्लियर आ गई आपको समझ में? अरे आ गई ना आ गई? ठीक है भाई, जरा इतना लिखने का प्रयास करें। इसे लिखें, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखिए। लेनिन का जन्म, लेनिन का जन्म रूस के उलियानोवस नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जिला विद्यालय निरीक्षक इनके पिता जिला विद्यालय निरीक्षक थे। लेनिन के छह भाई थे और सभी रूसी क्रांति में लगे हुए थे। रूस में इस समय निरंकुश जारशाही शासन था। निरंकुश जारशाही शासन था। और अलेक्जेंडर तृतीय शासन कर रहा था। लेनिन के बड़े भाई लेनिन के बड़े भाई ने जारशाही शासक को मारने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। लेकिन वह क्या रहे भैया? असफल रहे। जारशाही शासक ने लेनिन के बड़े भाई की हत्या करा दी और इसका गहरा प्रभाव
लेनिन पर पड़ा। गहरा प्रभाव लेनिन पर पड़ा। लेनिन ने जारशाही शासन को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। लेनिन जो था साथियों, लेनिन रूस में लोकतांत्रिक समाजवादी दल का नेता था। वह तत्काल क्रांति के माध्यम से जारशाही शासन को समाप्त कर देना चाहते थे, लेकिन इसी लोकतांत्रिक समाजवादी दल का नेता प्लासी नोवा भी था, जो क्रांति का पक्षधर नहीं था। तो जो क्रांति का पक्षधर नहीं था, आगे चलकर लेनिन एवं प्लासी नोवा में मतभेद हुआ और लोकतांत्रिक समाजवादी दल दो गुटों में बट गया। नंबर 1 बोल्शेविक दल, नंबर 2 मेंशेविक दल, बोल्शेविक दल का नेता लेनिन बना तथा मेंशेविक दल का नेता
मेंशेविक दल का नेता प्लासीनोवा बना। प्लासीनोवा बना। इसी बोल्शेविक दल के माध्यम से इसी बोल्शेविक दल के माध्यम से बोल्शेविक दल के माध्यम से लेनिन ने रूसी क्रांति को अंजाम दिया। इसीलिए रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। आगे लिखिए, रूसी क्रांति के माध्यम से लेनिन ने मार्क्सवाद को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। रूसी क्रांति के माध्यम से लेनिन ने मार्क्सवाद को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। लेनिन को मार्क्सवाद का व्यावहारिक जनक भी कहा जाता है। लिखिए, लेनिन को मार्क्सवाद का व्यावहारिक जनक कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इतने इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। तो लेनिन को क्या कहा जाता है? मार्क्सवाद का व्यावहारिक जनक भी कहा जाता है। रूसी क्रांति के माध्यम से लेनिन ने मार्क्सवाद को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। रफ करें इसे, समझ में आ रहा है? नहीं, बहुत जल्द साथियों परिवर्तन करेंगे हम लोग, बहुत जल्द स्टूडियो में भी परिवर्तन करेंगे। और ऐसा नहीं है जैसे आप लोग सोचते हैं कि सर और टीचरों के जैसा पढ़ाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है साथियों। जैसा हमारा तरीका है पढ़ाने का, जिसलिए हम प्रसिद्ध हैं पढ़ाने के लिए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो तरीका हमारा वैसा ही रहेगा। और हम प्रयास करेंगे साथियों कि जैसे हम अध्यापक हैं, जैसे हम आपके बड़े भाई हैं, जैसा हम आपको पढ़ाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पर जब अपन लोग डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, जब स्टूडियो बनवाएंगे, तो उस पर जितने भी अपने टीचर आएंगे वो सभी मैं कोशिश करूँगा अपने अपने सब्जेक्ट के धुरंधर होंगे और मेरे जैसा ही पढ़ाते होंगे, मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि ऐसा होता है, देखिए ये जो क्या चीज़ थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, ये लेंथी चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। जब हमारी थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी 2-3 बार हम उसका रिवीजन करेंगे तो हमारे दिमाग में चली जाएंगी। लेकिन हम पहले से शॉर्ट नोट्स बनाकर तैयार हो जाएंगे भाई साहब, तो मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इतने मोटे मोटे नोट्स हो जाते हैं तो नहीं हो पाता है साथियों।
उसके बाद प्लस चैप्टर वाइज फिर उनके क्वेश्चन तैयार करने, बहुत दिक्कत होती है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए भी दिक्कत होती है, और जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उन्हें भी दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। तो मैं कोशिश भी यही कहूँगा साथियों कि मैं जैसा मैं हूँ वैसे ही मैं अपने अध्यापकों को लेकर के आऊँगा, बेहतर से बेहतर। जैसे भी आपके हम परिवर्तन करेंगे आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि भाई हमने यहाँ से उठा करके चीज़ें वहाँ पर शिफ्ट कर दी हैं, आप लोग वहाँ पर पहुँचिएगा। समझ रहे हैं? हम बहुत जल्दी एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, यहाँ से उठ कर हो सकता है दूसरी जगह जाएँ, तो आप लोग वहाँ पर पहुँचिएगा, क्योंकि वह भी अपना चैनल होगा और सब कुछ अपना ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फुल्ली तौर पर अपनी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा हम कहेंगे वैसा होगा। ठीक है साथियों, चलिए। तो जो साथियों जो लेनिन थे, लेनिन की एक पुस्तक है स्टेट्स एंड रिवॉल्यूशन, राज्य एवं क्रांति। तो लेनिन ने स्टेट्स एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनका एक कथन है साथियों, लेनिन का प्रमुख कथन है कि राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। असाध्य का मतलब है कि इसमें ठीक नहीं होने वाला, कुल मिला के कि ठीक नहीं होना, भाई ये कभी ठीक नहीं होगा। असाध्य का मतलब है ये कभी ठीक नहीं होगी व्यवस्था। तो राज्य क्या है? राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। ये लेनिन का कथन। लेनिन क्या मानते हैं साथियों? लेनिन का मानना है कि जो वर्ग है, वर्ग कभी समाप्त नहीं होगा। वर्ग जो है, वर्ग कभी समाप्त नहीं होगा। जब वर्ग समाप्त नहीं होगा तो कहीं ना कहीं राज्य भी समाप्त नहीं होगा, और राज्य समाप्त नहीं होगा तो कहीं ना कहीं शोषण बना रहेगा, और शोषण बना रहेगा साथियों, और कहीं ना कहीं जब शोषण बना रहता है तो संघर्ष भी बना रहता है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं लेनिन। लेनिन ने जब भी तो कहा कि राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। लेनिन कहना चाहते हैं कि राज्य जो है, राज्य कभी, यानी कि जो वर्ग है, वर्ग कभी समाप्त नहीं होगा, और राज्य भी कभी समाप्त नहीं होगा। शोषण भी बना रहेगा और भाई साहब संघर्ष भी बना रहेगा। ये कौन कहते हैं? तो लेनिन कहते हैं। लिखिए, लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट्स एंड रिवॉल्यूशन, राज्य एवं क्रांति में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लेनिन का कथन है, क्या कथन है भाई लेनिन का? लेनिन का कथन है, लेनिन का क्या कथन है भाई? लेनिन कहते हैं कि राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। असाध्य मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाला, यानी कि समाप्त नहीं होने वाला। तो राज्य क्या है? वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। यह है जो वर्ग संघर्ष है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो राज्य, यानी कि जो लेनिन थे, लेनिन का मानना था कि जो वर्ग है, वर्ग कभी समाप्त नहीं होगा। लेनिन का मानना था, लेनिन का
मानना है कि वर्ग कभी समाप्त नहीं होगा, यानी कि जो वर्ग है वर्ग कभी समाप्त नहीं होगा और राज्य भी बना रहेगा तथा इसके चलते शोषण एवं वर्ग संघर्ष भी चलता रहेगा। शोषण एवं वर्ग संघर्ष भी चलता रहेगा। लेनिन का मानना था कि भाई, लेनिन क्या मानते थे, उन्होंने कहा कि हम क्या करना चाहते कि भैया सर्वप्रथम हम रूस में साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं। लेनिन कहते हैं कि सर्वप्रथम रूस में साम्यवाद की स्थापना की जाए और रूस जो होगा, रूस एक प्रकाश पुंज की तरह चमकेगा। रूस क्या होगा, रूस एक प्रकाश पुंज की भांति कार्य करेगा और धीरे धीरे अन्य देशों में भी साम्यवाद की स्थापना की जाएगी और धीरे धीरे अन्य देशों में भी साम्यवाद की स्थापना की जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लिखिए, लेनिन का मानना है कि सर्वप्रथम रूस में साम्यवाद की स्थापना की जाए, जिससे रूस प्रकाश पुंज की भांति कार्य करेगा और इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में भी साम्यवाद की स्थापना की जाएगी। तो धीरे धीरे अन्य देशों में भी साम्यवाद की स्थापना की जाएगी। रूसों ने साम्यवाद और समाजवाद में सर्वप्रथम अंतर लेनिन ने साथियों सर्वप्रथम साम्यवाद एवं समाजवाद में अंतर किया। एक शब्द है सर्वहारा वर्ग या गरीब वर्ग के अधिनायक तंत्र वाक्य का संबंध
लेनिन से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र वाक्य का संबंध किससे है? तो लेनिन से है साथियों, लेनिन से है। जो मार्क्स थे हमारे, मार्क्स ने साथियों विचारधारा को मिथ्या या चेतना के नाम से बताया। मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या या चेतना बताया और मार्क्स का मानना था कि विचारधारा वर्ग हितों की उपज है, यानी कि विचारधारा जो है वो क्या है, वो शक्ति है। किसी न प्रत्येक वर्ग की क्या होती है, विचारधारा होती है। तो मार्क्स कहना चाहते हैं कि मजदूर वर्ग की कोई विचारधारा नहीं होती, जो भी विचारधारा होती है वो पूंजीपति वर्ग की होती है। मेरी बात समझिए, मार्क्स कहना चाहते थे, मार्क्स ने कहा कि मार्क्स ने विचारधारा को क्या कहा जा, मिथ्या या चेतना बताया। मार्क्स का मानना था कि मार्क्स कहते हैं कि विचारधारा क्या है, वर्ग हितों की उपज है, वर्ग हितों की उपज है। यदि वर्ग की विचारधारा नहीं होती तो वो बेकार चीज़ है, यानी कि प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी विचारधारा होती है। और मार्क्स कहते हैं कि भाई जो मजदूर वर्ग होता है, मजदूर वर्ग की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, बल्कि पूंजीपति जो वर्ग होता है उसकी विचारधारा होती है। वहीं लेनिन क्या कहते हैं, लेनिन कहते हैं कि भाई लेनिन कहते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग को एकजुट होकर अपनी एक विचारधारा बनानी चाहिए। सर्वहारा वर्ग को एकजुट होकर अपनी एक विचारधारा विकसित करनी चाहिए, बनानी चाहिए, जिससे वह पूंजीपति विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा को क्या दे सके, टक्कर दे सके। समझ रहे हैं आप? लिखिए, मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या या चेतना कहा। विचारधारा को मिथ्या या चेतना कहा। मार्क्स का मानना है कि जो विचारधारा होती है, विचारधारा वर्ग हितों की उपज होती है। लिखिए, मार्क्स का मानना है कि विचारधारा वर्ग हितों की उपज है। विचारधारा क्या है, वर्ग हितों की उपज है। मार्क्स का कहना है कि मजदूर वर्ग की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, जो भी विचारधारा होती है वह पूंजीवादी वर्ग की होती है। तो भैया मार्क्स कहते हैं कि गरीब वर्ग की, मजदूर वर्ग की कोई विचारधारा नहीं होती, बल्कि पूंजीपति वर्ग की क्या होती है, पूंजीवादी वर्ग की क्या होती है, उनकी अपनी विचारधारा होती है। वहीं लेनिन क्या मानते हैं भाई, लेनिन कहते हैं कि मजदूर वर्ग को
मजदूर वर्ग को अपनी विचारधारा विकसित करनी चाहिए, जिससे वह पूंजीवादी विचारधारा को टक्कर दे सके, जिससे कि वह पूंजीवादी विचारधारा को क्या दे सके, टक्कर दे सके। लेनिन ने पूंजीवादी विचारधारा को टक्कर देने के लिए समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया है? लिख लीजिए यहाँ पर, लेनिन ने पूंजीवादी विचारधारा को टक्कर देने के लिए समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया। ठीक है भाई। तो जहां मार्क्स कहते हैं कि भाई जो विचारधारा होती है वो वर्ग हितों की उपज होती है, मार्क्स से कहना है कि मजदूर वर्ग की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, और क्या होती है, पूंजीपति वर्ग की अपनी विचारधारा होती है। लेकिन लेनिन कहते हैं कि मजदूर वर्ग को अपनी विचारधारा क्या करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए, अपनी एक विचारधारा विकसित करनी चाहिए, जिससे वह पूंजीवादी विचारधारा से टक्कर ले सके या उसको टक्कर दे सके। लेनिन ने पूंजीवादी विचारधारा को टक्कर देने के लिए समाजवादी विचारधारा को क्या किया, उसका समर्थन किया। लेनिन जो थे साथियों, लेनिन एक दलीय व्यवस्था के समर्थक थे। लेनिन एक दलीय व्यवस्था के समर्थक थे। लेनिन जो थे वो दल में कठोर अनुशासन के पक्षधर थे। लेनिन एक दलीय व्यवस्था के समर्थक थे और वो दल में क्या चाहते थे, दल में कठोर अनुशासन के पक्षधर थे। उनका एक कथन है, उनका कहना है कि यदि बोल्शेविक दल में कठोर अनुशासन नहीं होगा तो बोल्शेविक दल 2.5 वर्ष की बजाय 2.5 दिन भी नहीं चल पाएगा। जरा इसे लिखें, बहुत जल्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जो लेनिन थे, लेनिन एक दलीय व्यवस्था के क्या थे, समर्थक थे। लेनिन एक दलीय व्यवस्था के क्या थे भाई साहब, समर्थक थे, और वे दल में कठोर अनुशासन के पक्षधर थे। लिखिए, वे दल में कठोर अनुशासन के पक्षधर थे।
लेनिन का कथन है, उनका क्या कथन है? उनका कथन है कि साथियों, यदि बोल्शेविक दल में कठोर अनुशासन नहीं होगा, उनका कथन है कि यदि बोल्शेविक दल में कठोर अनुशासन नहीं होगा तो बोल्शेविक दल तो बोल्शेविक दल 2.5 वर्ष की बजाय 2.5 दिन भी नहीं चल सकेगा। तो यदि बोल्शेविक दल में कठोर अनुशासन नहीं होगा तो बोल्शेविक दल 2.5 वर्ष तो दूर 2.5 दिन भी नहीं चल सकेगा। समझ रहे हैं आप? लेनिन ने साथियों अपने दल को साम्यवादी दल बताया। लेनिन ने अपने दल को क्या बताया? साम्यवादी दल कहा। लेनिन, मैंने आपको बताया लेनिन क्या थे? एक दलीय व्यवस्था के केंद्रीकरण के समर्थक थे। लिखिए, लेनिन ने अपने दल को साम्यवादी दल कहा। तो लेनिन ने अपने दल को क्या कहा? साम्यवादी दल कहा। लेनिन जो थे साथियों, दलीय व्यवस्था के केंद्रीकरण के समर्थक थे। लेनिन दलीय व्यवस्था में केंद्रीकरण के समर्थक थे। वो क्या थे? दलीय व्यवस्था में केंद्रीकरण के क्या थे? समर्थक थे। तो दलीय व्यवस्था में केंद्रीकरण के समर्थक कौन थे? तो लेनिन थे साथियों। लेनिन कहते हैं कि जो दल बनाया जाएगा वो केंद्रीकरण पर आधारित होगा। वो कहते हैं कि दल का जो चुनाव होगा वह छोटे छोटे कम्यून के माध्यम से होगा। छोटे छोटे कम्यून यानी कि श्रेणियों के माध्यम से होगा। और जो चुनाव होगा वो नीचे से ऊपर की ओर होगा। नीचे वाला कम्यून अपने से ऊपर वाले कम्यून का क्या करेगा? चुनाव करेगा। नीचे वाली जो श्रेणी है वो अपने से ऊपर वाली श्रेणी का क्या करेगी? चुनाव करेगी। और जो सबसे ऊपर होगा उसे पॉलिट ब्यूरो कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? पॉलिट ब्यूरो कहा जाएगा। यही पॉलिट ब्यूरो क्या करेगा? आदेश देगा। और आदेश क्या होगा? आदेश ऊपर से नीचे की ओर आएगा। आदेश का आएगा? ऊपर से नीचे की ओर आएगा। देखिए सुनिए, जैसे लेनिन ने कहा कि भाई जो दल जो होगा वो केंद्रीकरण के समर्थक यानी केंद्रीकरण के हिसाब से होगा। सुनिए, जैसे मान चलिए उन्होंने कहा कि दल जो होगा वो कम्यून पर आधारित होगा। जैसे कम्यून है, ये क्या है? ये कम्यून है। ये क्या भाई साहब? ये कम्यून है। ये कम्यून क्या करेंगे? अपने से ऊपर वाले कम्यून का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे।
कम्यून या श्रेणी, या श्रेणी, यह करेंगे, ये अपने से ऊपर वाले कम्यून का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। ये क्या करेंगे, ये अपने से ऊपर वाले कम्यून का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? फिर इन्होंने इसका चुनाव कर दिया, ये भी कम्यून है, ये भी कम्यून है, यानी श्रेणी, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे ऊपर होगा, इसे पॉलिट ब्यूरो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पॉलिट ब्यूरो कहा जाएगा इसे। इसे क्या कहा जाएगा, पॉलिट ब्यूरो कहा जाएगा। तो जो चुनाव जो होगा दल का, चुनाव कैसे होगा भैया, चुनाव नीचे से ऊपर की ओर होगा। चुनाव क्या होगा, चुनाव जो होगा इसका जो चुनाव होगा, चुनाव भाई साहब नीचे से ऊपर की ओर होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा। चुनाव कैसे होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा, चुनाव हो रहा है ये। और जो आदेश आएगा, जो आदेश आएगा इस पॉलिट ब्यूरो द्वारा, वो क्या आएगा, वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ये क्या है, ये आदेश है। तो जो पॉलिट ब्यूरो जो होगा वो आदेश करेगा, और ये जो चुनाव होगा दल का, वो कैसे होगा, वो कम्यून पर आधारित होगा, श्रेणी पर आधारित होगा। यानी कि कहा जाए तो दल जो होगा कैडर आधारित होगा, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी। तो चुनाव कैसे होगा, कम्यून के द्वारा होगा, यानी कि श्रेणियों के माध्यम से होगा। एक नीचे की श्रेणी क्या करेगी, ऊपर वाले का चुनाव करेगी, फिर ये इसका चुनाव करेगी, ये इसका चुनाव करेगी। तो सबसे ऊपर क्या होगा, पॉलिट ब्यूरो होगा। ये जो पॉलिट ब्यूरो होगा, यही क्या करेगा, यही शासन का संचालन करेगा। ये क्या करेगा, यही शासन का संचालन करेगा। यही क्या करेगा मेरे साथी, शासन का संचालन कौन करेगा, पॉलिट ब्यूरो करेगा। और जो आदेश होगा, वो आदेश कहाँ आएगा, आदेश भैया ऊपर से नीचे की ओर आएगा। चुनाव कैसे होगा, नीचे से ऊपर की ओर आएगा, यानी कि नीचे वाली जो कम्यून है वो इसका चुनाव करेंगे, ये इसका करेंगे, ये इसका करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है भाई, चलिए इसमें लिखें। तो लेनिन क्या थे, दलीय व्यवस्था में केंद्रीकरण के समर्थक थे। तो हो गया ना, एक जगह इन्होंने शक्ति केंद्रित कर दी, यही क्या करेगा, यही शासन का संचालन करेगा, यही आदेश देगा संपूर्ण कम्यून यानी समकू श्रेणी के, संपूर्ण श्रेणियों के लिए। चलिए लिखिए, लेनिन के अनुसार दल कैडर पर आधारित होगा। कैडर पर आधारित होगा। इसका जो चुनाव होगा, दल का चुनाव नीचे से ऊपर की ओर होगा। दल का चुनाव कम्यून के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर होगा। नीचे वाला कम्यून या श्रेणी ऊपर वाले कम्यून या श्रेणी का चुनाव करेगा। सबसे ऊपर
पॉलिट ब्यूरो होगा जो शासन का संचालन करेगा। पॉलिट ब्यूरो द्वारा दिया गया आदेश ऊपर से नीचे की ओर आएगा। अर्थात दलीय व्यवस्था केंद्रीकरण पर आधारित होगी। अर्थात दलीय व्यवस्था केंद्रीकरण पर आधारित होगी। अर्थात दलीय व्यवस्था किस पर आधारित होगी भैया? केंद्रीकरण पर आधारित होगी। लेनिन क्या थे? लेनिन जनवादी लोकतंत्र के प्रतिपादक कहलाते हैं। लेनिन को जनवादी लोकतंत्र का प्रतिपादक कहा जाता है। जनवादी लोकतंत्र का प्रतिपादक कौन है? तो लेनिन को क्या कहा जाता है? लेनिन को जनवादी लोकतंत्र के प्रतिपादक कहा जाता है। इसे लोकतंत्र के केंद्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे लोकतंत्र के केंद्रवाद के नाम से लोकतंत्र के केंद्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। लेनिन ने साथियों साम्राज्यवाद पर अपना विचार व्यक्त किया है। और लेनिन का क्या कथन है? लेनिन कहते हैं कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था होती है या फिर मरणासन्न अवस्था होती है। लेनिन ने साम्राज्यवाद पर अपना विचार प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि जो साम्राज्यवादी व्यवस्था होती है वो पूंजीवादी व्यवस्था की चरम अवस्था होती है या फिर मरणासन्न अवस्था होती है। लिखिए, लेनिन ने अपना साम्राज्यवाद पर भी विचार दिया है और कहा कि साम्राज्यवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था की चरम अवस्था या मरणासन्न अवस्था होती है। तो साम्राज्यवादी अवस्था क्या होती है?
साम्राज्यवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था की चरम अवस्था होती है या उसकी मरणासन्न अवस्था होती है। लेनिन का मानना है कि जब पूंजीवाद अपने चरम पर पहुंचता है, चरम अवस्था में पहुंचता है, तो साम्राज्यवाद कहलाता है। देखिए, लेनिन का मानना है लेनिन का मानना है कि लेनिन का मानना है कि जब पूंजीवाद अपने चरम अवस्था पर पहुंचता है तो उसे साम्राज्यवादी अवस्था कहा जाता है। तो उसे साम्राज्यवादी अवस्था कहा जाता है। यह पूंजीवाद की अंतिम अवस्था होती है। यह पूंजीवाद की अंतिम अवस्था होती है। यह पूंजीवाद की क्या होती है भैया? अंतिम अवस्था होती है। यहीं पर वह अपनी शक्ति को छीण कर लेता है और इसी समय क्रांति करके इस पर अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता है। लिखिए, क्या होती है? अंतिम अवस्था होती है। आ जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड में चेक कर लूँ जरा। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना। और यहीं पर वह अपनी शक्ति छीण कर लेता है। छीण कर लेता है यानी कि अपनी शक्ति को क्या कर लेता है? कम कर लेता है। इसी समय क्रांति करके क्या कर देना चाहिए? इसी समय क्रांति के माध्यम से इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना चाहिए। यहां तक बात क्लियर समझ में आ गई साथियों? तो जो लेनिन थे, लेनिन ने अपना साम्राज्यवाद पर विचार देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जो साम्राज्यवादी व्यवस्था होती है वो पूंजीवादी अवस्था की सबसे चरम अवस्था होती है या मरणोत्सन्न अवस्था होती है। लेनिन का मानना है कि जब पूंजीवाद अपने चरम अवस्था पर होता है तो वह साम्राज्यवादी अवस्था कहलाती है। यह पूंजीवाद की क्या होती है? अंतिम अवस्था होती है। और यहीं पर जो पूंजीवाद होता है वह अपनी शक्ति को क्या कर लेता है? छीण कर लेता है। छीण कर लेता है और इसी समय क्रांति करके इस पर अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता है। समझे साथियों? तो यही सब अपने विचार थे भाई। जरा हम भी थोड़ा सा पानी पी लें।
ज़्यादा पानी की जरूरत भी ना, तो अपनी छोटी सी बोतल में रख लें भैया हम तो। ठीक है भाई। तो लेनिन जो थे वो दल के केंद्रीय व्यवस्था में क्या करते थे, विश्वास करते थे। इतना ध्यान रखेगा कि भैया जो चुनाव होगा वो कम्यून के माध्यम से होगा, यानी छोटी वाली जो श्रेणी होगी, जो नीचे वाली श्रेणी है वो अपने से ऊपर वाली श्रेणी का चुनाव करेगी, वो उससे ऊपर, वो उससे ऊपर। सबसे ऊपर जो होगा वो पॉलिट ब्यूरो होगा, पॉलिट ब्यूरो ही शासन संचालन करेगा, और यही पॉलिट ब्यूरो क्या करेगा, आदेश जारी करेगा, और जो आदेश होगा वो क्या होगा भैया, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और जो चुनाव होगा, चुनाव नीचे से ऊपर की ओर होगा। ठीक है। तो दल के केंद्रीकरण में क्या करते थे, विश्वास करते थे। साथियों यही जो हमारी बातें थी ये लेनिन से संबंधित थी। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन तक हम लोग आपसे विदा चाहते हैं। आप लोग बने रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, मेरा आशीर्वाद है। मेरे सभी आप लोग भाई हैं, बहनें हैं। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।